हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का जियोग्राफी वाला जयपुर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम चैप्टर नंबर 10th को डिस्कस कर रहे हैं, 12th क्लास की एनसीईआरटी है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, और उसमें हम ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इससे प्रीवियस सेशन में हमने ह्यूमन सेटलमेंट के क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था, और उनको जो कौन कौन से फैक्टर है वो इम्पेक्ट करते हैं या उनकी लोकेशन को प्रभावित करते हैं उनके बारे में पढ़ा था। और उसके बाद में जो वेरियस टाइप के पैटर्न बनते हैं जो रूरल सेटलमेंट सेटलमेंट के, उसके संबंध में पढ़ा था कि हमने जो लीनियर पैटर्न है, रेक्टेंगुलर है, और जो दोहरे टाइप का पैटर्न है, उसके बाद टी वाई या एक्स प्रकार का पैटर्न है। तो इस टाइप के पैटर्न को हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद में जो नगरों की आकारिकी है, यानी दो प्रकार की पढ़ा था हमने। एक तो जो क्लस्टर्ड फॉर्मेट में जो नगरीय व्यवस्था होती है, और एक दूसरी विकिरणित फॉर्म में होती है, उसके बारे में पढ़ा था। और उसके बाद में हमने ग्रामीण बस्तियों की समस्याओं के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो ये हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया है। यदि आपने वो सेशन नहीं अटेंड किया है तो एक बार उसको भी जरूर गो थ्रू कीजिए। और आज हम नगरीय बस्तियों के बारे में पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं उसको डिस्कस करेंगे। ये वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम जो 12th क्लास की दूसरी एनसीईआरटी है उसमें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें दे रखी है। तो हम जो 12th क्लास की दूसरी एनसीईआरटी उसमें से इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, तो अभी वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसमें नगरीय बस्तियां, यानी जैसे ग्रामीण बस्तियों का हमने पढ़ा था कि ग्रामीण बस्तियां होती है वो उनका जो बेस होता है वो कम होता है, जो नंबर ऑफ हाउसेज होते हैं वो भी कम होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में जो 1991 का पॉपुलेशन सेंसस था, उसके आधार पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नगरीकरण की परिभाषा दी थी, और उसमें बोला था कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 4000 व्यक्ति 400 व्यक्ति सॉरी। और उसके बाद में जो 75% पॉपुलेशन है वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। और उसके बाद में दूसरी चीज़ उन्होंने बोली थी कि जो कैंटोनमेंट बोर्ड हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, इस तरह से उन्होंने जो डिमार्केशन किया था उसके आधार पर भारत में नगरीय बस्तियों का निर्धारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि तीव्र नगरीकरण विकास एक नूतन परिघटना है। कुछ समय पूर्व बहुत ही कम बस्तियां कुछ हजारों से अधिक निवासियों वाली थी, यानी बहुत लिमिटेड बस्तियां थी, और कुछ हजार लोग निवास करते थे। प्रथम नगरीय बस्ती लंदन की नगरीय जनसंख्या लगभग 1810 ईस्वी में 10 लाख हो गई, और 1982 में विश्व में करीब 175 नगर 10 लाख की जनसंख्या से अधिक थे। यानी 1810 से 1982 के बीच में जो 10 लाख से अधिक नगरों की जनसंख्या नंबर है वो 175 प्लस हो गए। यानी 1800 ईस्वी में विश्व में केवल 3% जनसंख्या नगरीय बस्तियों में निवास करती थी, जबकि वर्तमान समय में 54% नगरों में निवास करती है। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में ये और ग्रो कर रही है, और आगे बढ़ती जा रही है कंटिन्यू। तो आप ये इंडेक्स में देख सकते हैं कि 1800 ईस्वी में 3% पॉपुलेशन अर्बन थी, 1850 में 6, 1900 में 14%, फिर 1950 में 30%, 1982 में 37%, 2001 में 48 और 2017 में 54%। तो एनसीईआरटी का डाटा है, फैक्चुअल है। एक तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, और दूसरा आपको 2001 और 2017 का। और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी क्वेश्चन पूछ ले स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है, तो 1951 का याद रखना है, क्योंकि उस समय हमारा जो इंडिया की आज़ादी के बाद का जो पैटर्न था अर्बनाइजेशन का, उसको इंडिया से कंपेयर करके वर्ल्ड का भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो ये है बेसिक चीज़। उसके बाद में नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। अब नगरीय क्षेत्रों की परिभाषा एक देश से दूसरे देश में भिन्न है। वर्गीकरण के कुछ सामान्य आधार जनसंख्या का आकार, मनुष्य द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय एवं प्रशासकीय ढांचे होते हैं। कहने का मतलब, जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पर नगरीकरण की कुछ और डेफिनेशन है, और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उनमें कुछ और डेफिनेशन थे। तो कौन कौन से आधार है जिन्हें हम नगरीकरण को पैरामीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ठीक है, उसमें पहला है जनसंख्या का आकार। नगरीय क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए अधिकतर देशों ने इसी मापदंड को अपनाया है। नगरीय क्षेत्रों की श्रेणी में आने वाले सभी जनसंख्या आने के लिए जनसंख्या के आकार की निचली सीमा कोलंबिया में 1500, अर्जेंटीना पुर्तगाल में 2000, यूएसए में और थाईलैंड में 2500, भारत में 5000 और जापान में 30,000।
ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोलंबिया में यदि कोई क्षेत्र है वहाँ पे 1500 से अधिक पॉपुलेशन रह रही है तो उसको नगरीकरण घोषित कर देते हैं। वहीं पे जापान में 30,000 है और इंडिया में 5,000 है। ये आपको पता है कि 1991 का जो सेंसस था उसको आधार मानकर ये क्लासिफिकेशन किया है या ये डिसाइड किया है कि नगरीय पॉपुलेशन कब तक जो नगरीय पॉपुलेशन का जो मिनिमम स्टैंडर्ड है वो 5,000 पॉपुलेशन से होगा। भारत में जनसंख्या के अतिरिक्त जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। साथ ही साथ गैर कृषि कार्य में लगी जनसंख्या का ध्यान रखा जाता है यानी 75%। विभिन्न देशों में जनसंख्या घनत्व अधिक या कम होने की स्थिति में घनत्व वाला मापदंड उसी के अनुरूप बढ़ा या घटा दिया जाता है। यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल कोलंबिया में जो 1500 व्यक्तियों का जो पैरामीटर रखा है तो हो सकता है कि इसमें जनसंख्या घनत्व बिल्कुल ही कम हो। और दूसरी तरफ जापान की बात करें तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है। तो यदि किसी देश में जो नगरीकरण की व्यवस्था में यदि जनसंख्या कम है तो घनत्व भी कम होगा और जनसंख्या ज़्यादा है तो घनत्व भी ज़्यादा होगा। डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड में 250 व्यक्तियों की जनसंख्या वाले क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्र कहलाते हैं। यानी आप इमेजिन कर सकते हैं डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड 250 व्यक्ति। हमारे इंडिया में कोई जो डाणी होती है ग्रामीण कस्बे के बाहर जो सेटलमेंट होते हैं वहाँ पे आपको 250 व्यक्ति मिल जाएंगे। आइसलैंड में नगर होने के लिए न्यूनतम 300 व्यक्ति होना चाहिए जबकि कनाडा और वेनेजुएला में 1,000 व्यक्ति। ठीक है। तो ये जनसंख्या का आकार है। उसके बाद में नेक्स्ट है व्यावसायिक संरचना। ठीक है। जनसंख्या के आकार के अतिरिक्त कुछ देशों में जैसे भारत में प्रमुख आर्थिक गतिविधियों को भी नगरीय बस्तियां निर्दिष्ट करने के मानदंड माना जाता है। इसी प्रकार इटली में उस बस्ती को नगरीय बस्ती कहा जाता है जिसकी आर्थिक रूप से उत्पादन जनसंख्या का 50% गैर कृषि कार्यों में और भारत में 75%। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है क्योंकि इटली है जो यहाँ पे दे रखा है कि इटली, ठीक है, इटली में जो 50% व्यक्ति गैर कृषि कार्यों में संलग्न है उसका यानी इटली इंडिया से थोड़ी डेवलप्ड है, एडवांस कंट्री है, चाहे अर्बनाइजेशन हो चाहे इंडस्ट्री हो। ठीक है। तो इस मामले में तो कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडिया का पैरामीटर 75% है तो इटली का क्या होगा, या जो दो कथन दे देंगे और उसमें आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है प्रशासन। कुछ देशों में किसी बस्ती को नगरीय बस्ती में वर्गीकृत करना है तो प्रशासनिक ढांचों को मानदंड माना जाता है। उदाहरण के लिए भारत में किसी भी आकार की बस्ती को नगर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है यदि वहां नगरपालिका, छावनी बोर्ड या अधिसूचित क्षेत्र समिति यानी नोटिफाइड एरिया टाउन कमेटी। इसी प्रकार लैटिन अमेरिका के देशों ब्राजील, कोलंबिया में जनसंख्या आकार को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रशासनिक केंद्र को नगरीय केंद्र माना जाता है। ठीक है। हर एक देशों की अलग अलग अपनी एक पैरामीटर डिसाइड की हुई है। ठीक है। लेकिन जो इंडिया की है उसको सेंटर पॉइंट में मानना है। ठीक है। यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो या कंटोनमेंट बोर्ड हो या नोटिफाइड एरिया कमेटी हो। ठीक है। तो इस टाइप के जो हेडक्वार्टर होते हैं उनके आसपास जो पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन होता है उसको नगरीय मान लेते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है स्थिति यानी लोकेशन। नगरीय केंद्रों की स्थिति उनके द्वारा संपन्न कार्यों के आधार पर देखी जाती है। उदाहरण के तौर पर किसी अवकाश शहरगाह की स्थिति के लिए जो आवश्यक बातें होनी चाहिए वो औद्योगिक नगर, सेना नगर, समुद्री पतन नगर के लिए आवश्यक स्थितियों में भिन्न होती है। ठीक है। सामरिक नगरों की स्थिति ऐसी जगह है जहाँ पे प्राकृतिक सुरक्षा मिले। ठीक है। सामरिक नगर कहाँ पे होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो चारों तरफ से कोई पहाड़ी से घिरा हुआ हो। ठीक है। या कोई नदी से घिरा हुआ हो। ठीक है। तो इस टाइप के जो नगर होते हैं वो सामरिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। और खनिज नगरों के लिए क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से उपयोगी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो छोटा नागपुर पठारी रीजन है वहाँ पर खनिज मिलते हैं, कोयला, लोहा, मैग्नीज। ठीक है। तो इस टाइप के मिनरल्स मिलते हैं तो उसका आसपास जो भी नगर बसेंगे वो आर्थिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक नगरों के लिए स्थानीय शक्ति साधन, कच्चा माल, पर्यटन केंद्रों के लिए आकर्षक भूदृश्य, समुद्री तट, औषधीय जल वाला झरना या कोई ऐतिहासिक अवशेष पतन के लिए पोताश्रय होना चाहिए। यानी कोई औद्योगिक नगर है यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल कानपुर है। ठीक है। तो कानपुर में इंडस्ट्री अच्छी ग्रो कर रही है तो वहाँ पे जो भी पॉपुलेशन होगी उसको इंडस्ट्रियल अर्बनाइजेशन का प्रोसेस कहेंगे। ठीक है। उसी के प्रकार के जो पर्यटन केंद्र फॉर एग्जांपल शिमला है, कुल्लू मनाली है। ठीक है। तो यहाँ पे जो रमणीय आकर्षक दृश्य है, ठीक है, नेचुरल लैंडस्केप है, उसके लिए तो वो पर्यटन दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है प्राचीन नगरीय बस्तियों की स्थिति। जल गृह निर्माण की सामग्री, उपजाऊ भूमि उपलब्धता पर निर्भर थी। यद्यपि वर्तमान में भी उपरोक्त कारकों का महत्व कम नहीं हुआ फिर भी आधुनिक प्रौद्योगिकी के कारण ऐसे क्षेत्रों में भी नगरीय बस्तियां विकसित हो रही है जहाँ उपरोक्त सुविधाएं न हो। ठीक है। यानी फॉर एग्जाम्पल जो पहले क्या होता था, जैसे
हम पढ़ रहे थे कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर जो सैंडस्टोन है उससे मकान बनते हैं, ठीक है, दीवारें चौड़ी होती है, ठीक है, दीवारें चौड़ी क्यों होती हैं? क्योंकि जो टेम्परेचर होता है वो बाहर की लेयर में कम हो और अंदर आंतरिक लेयर में कम हो, ठीक है। यदि मरुस्थलीय क्षेत्र में ईंटों से घर बना देंगे तो जो जो टेम्परेचर की जो रेंज है वो ईंटों को क्रॉस कर जाएगी, तो अंदर तक हीटिंग मारेंगे घर, ठीक है। इसी प्रकार जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर ईंटों का प्रयोग किया जाता है घर बनाने के लिए, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इतना आ गया है कि यहाँ पे जो लकड़ी के घर बना लेते हैं कहीं पे भी आप, जैसे फॉर एग्जांपल जो कार या इस टाइप के जो घर बनते हैं वो लेके घूमते रहते हैं, ठीक है। या जो मेटल बेस्ड जो घर होते हैं, ठीक है, जो एल्यूमिनियम के इस टाइप के घर बना लेते हैं कहीं पे भी, ठीक है। पाइपलाइन के द्वारा जल दूर दूर तक पहुंचाया जा सकता है, यातायात के साधनों के माध्यम से गृह निर्माण सामग्री भी दूरस्थ क्षेत्रों से प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। तो ये है बेसिक। उसके बाद में नगरों के विस्तार में स्थान के अलावा उनकी स्थिति भी महत्वपूर्ण निभाती है, ठीक है। कहने को नगरों के विस्तार में स्थान के अलावा उनकी स्थिति यानी लोकेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद में जो नगर महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग के निकट स्थित होता है उनका विकास तेजी से होता है। फॉर एग्जाम्पल जो इमेजिन कीजिए यहाँ पे दिल्ली है और यहाँ पे बॉम्बे है, ठीक है, और यहाँ पे जयपुर है, ठीक है। तो दिल्ली और जो जयपुर के बीच में, सॉरी, दिल्ली और बॉम्बे के बीच में जयपुर सिटी है, ठीक है, एक अच्छा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ठीक है। तो इसका जो विकास है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो नेशनल हाईवे नंबर 48 या 8 बोल दो अभी, जो नाम चेंज हुआ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे जो जयपुर की अवस्थिति है वो आसपास के लोगों को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है और यहाँ पे जो रिसोर्सेज है, ठीक है, और जो कहने का मतलब काम की दशाएं हैं वो अनुकूल है, इसलिए यहाँ पे ये ग्रोथ करता है, ठीक है। नगरीय क्षेत्रों के कार्य, अब कौन कौन से कार्य हैं उसकी वजह से नगरीय क्षेत्र फेमस है या उनके आधार पर उनका डेवलपमेंट होता है, जिसमें जैसे प्राचीन नगर प्रशासन, व्यापार, उद्योग, सुरक्षा, धार्मिक महत्व के केंद्र हुआ करते थे। वर्तमान समय में सुरक्षा तथा धर्म का कार्यात्मक विभेदीकरण के रूप में महत्व घटा है, परंतु कई अन्य कार्य इस सूची में जुड़ गए हैं, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में क्या होता था, नगर होता था जिसमें राजा बैठता था, व्यापारी बैठते थे, औद्योगिक धंधे होते थे स्मॉल स्केल पे, फिर सुरक्षा के लिए सैन्य टुकड़ियां होती थी, कोई मंदिर मस्जिद या जो गिरजाघर है वो बीच में होता था, ठीक है, गुरुद्वारा होता था, तो उसके चारों ओर लोग बैठते थे, बसते थे, और वो सुबह शाम पूजा करते थे और अपना जो दैनिक जीवन है वो जीते थे, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है कि मनोरंजनात्मक, यातायात, खनन, निर्माण, आवासीय, सबसे नवीन सूचना प्रौद्योगिकी आदि कुछ विशिष्ट नगरों में संपन्न होती है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जो मॉल कल्चर है, ठीक है, जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है वो आपको अब वहाँ पे जो ट्रेडिशनल गांव टाइप के अ, जो नगरीय केंद्र है वहाँ पे नहीं मिलते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ कार्यों के लिए नगरीय केंद्रों को समीप के ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के आधारभूत संबंधों की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कार्य, एक कार्य के रूप में वर्तमान एवं नवीन बस्तियों के विकास में क्या प्रभाव होगा, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इससे जो स्मार्टनेस है बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल एजुकेशन में हो, मेडिकल में हो, ठीक है, और टूरिस्ट इंडस्ट्री हो, या फिर जो अर्बन प्लानिंग है उसमें हो, ठीक है। तो ये हर प्रकार से हर एक लेवल पर प्रभावित करती है इस तरह को, ठीक है। नेक्स्ट है, यद्यपि नगर बहुत से कार्य करते हैं पर हम केवल उनके द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल शेफील्ड को औद्योगिक नगर, लंदन को पतन नगर, चंडीगढ़ को प्रशासकीय नगर सोचते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शेफील्ड को औद्योगिक नगर, लंदन को पतन नगर और चंडीगढ़ को प्रशासकीय नगर। बड़े नगरों में विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं, इसके अतिरिक्त समय के अनुसार नए नए कार्य विकसित होते हैं। इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी में मछली पकड़ने वाले पत्तनों ने अब पर्यटन को विकसित कर लिया है, ठीक है। तो उस समय जो मछली पकड़ने का काम था वो लार्ज स्केल पे होता था, ठीक है, लेकिन अब ये काम मशीनों द्वारा होने लगा है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे पर्यटन का थोड़ा बोलबाला ज्यादा रहने लगा है, ठीक है। कई प्राचीन नगर अब विनिर्माण कार्यों के लिए जाने जाते हैं। नगरों एवं शहरों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है, ठीक है। अब जो क्लासिफिकेशन है, पहला है प्रशासनिक नगर। प्रशासनिक नगर, अब प्रशासनिक नगर में बेसिकली कौन कौन सी एक्टिविटीज होगी, जैसे जो राष्ट्र की राजधानियां हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली है तो केंद्र सरकार बैठती है वहाँ पे, प्रशासनिक कार्यालय होते हैं, ठीक है, और उन्हें प्रशासनिक नगर कहते हैं। जैसे नई दिल्ली है, कैनबरा, बीजिंग, अदिस अबाबा, वाशिंगटन डीसी, लंदन इत्यादि। राज्यों में भी ऐसे नगर होते हैं जिनका कार्य प्रशासनिक होता है, उदाहरण के लिए विक्टोरिया, ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बेनी, न्यूयॉर्क, चेन्नई, तमिलनाडु, या तमिल इंडिया में जो भी कैपिटल्स है स्टेट की उनको आप मान सकते हैं प्रशासनिक नगर। उसके बाद में नेक्स्ट है
व्यापारिक या व्यावसायिक नगर। अब व्यापारिक या व्यावसायिक नगर में बेसिकली काम क्या है, व्यापार का, ट्रेड एंड कमर्शियल का। कृषि बाजार कस्बे जैसे विनिपेग, कंसांस नगर, बैंकिंग या वित्तीय कार्य वाले नगर जैसे फ्रैंकफर्ट, एम्स्टर्डम, विशाल अंतर्देशीय केंद्र जैसे मैनचेस्टर, सेंट लुइस एवं परिवहन केंद्र जैसे लाहौर, बगदाद, आगरा प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। यानी आगरा का यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है कि आगरा दिल्ली और जो कानपुर और इलाहाबाद के बीच में जो रास्ता है वहाँ पे पड़ता है, ठीक है। या नॉर्थ में जाओ दिल्ली से तो साउथ में जाओगे तो आपको आगरा से होके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक कहने का मतलब यातायात का जो पॉइंट है वहाँ पे स्थित है। उसके बाद में सांस्कृतिक केंद्र। अब कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर एग्जांपल तीर्थ स्थान है, ठीक है, जैसे जेरूसलम है, ठीक है, वो यहूदियों के लिए। मक्का है जो ईसाई सॉरी मुस्लिम धर्म से संबंधित है, ठीक है। जगन्नाथपुरी है हमारा जो हिंदू कल्चर है उससे संबंधित है। उसके बाद में बनारस है, आदि सांस्कृतिक नगर है, ठीक है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी इनका बहुत महत्व है, ठीक है। जैसे दूसरे जो नगर हैं फॉर एग्जांपल केदारनाथ, बद्रीनाथ है, या उसी प्रकार मक्का मदीना है, ठीक है। तो ये धार्मिक केंद्र है। यहाँ पर जो धर्म का उद्भव है वो सेंटर पॉइंट है, उसकी वजह से आज वहाँ पे नगरों का लार्ज स्केल पर जो कहने का मतलब पॉपुलेशन रहता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो कार्य नगर करते हैं उनमें स्वास्थ्य एवं मनोरंजन यानी मियामी जैसे पणजी गोवा, औद्योगिक नगर पिट्सबर्ग एवं जमशेदपुर, खनन नगर ब्रोकन हिल एवं धनबाद, ठीक है। अब ब्रोकन हिल कहाँ पर स्थित है, ये ऑस्ट्रेलिया में जो ऑस्ट्रेलिया जो रेल मार्ग है वहाँ पर स्थित है ब्रोकन हिल, ठीक है। और धनबाद, उसके बाद में परिवहन सिंगापुर और मुगल सराय आदि सम्मिलित किए गए हैं। यानी यहाँ पे जो इंडिया के एग्जाम्पल है वो भी दिए हुए हैं आपको, ठीक है, ध्यान रखना है। कभी भी मैच ऑफ द फॉलोइंग के क्वेश्चन में पूछ लेंगे, ठीक है। चार ऑप्शन दे दिए, उनमें से जो असम्मिलित है उसको पूछ लेंगे या मैच ऑफ द फॉलोइंग करवा लेंगे, ठीक है। तो स्वास्थ्य एवं मनोरंजन के लिए तो पणजी है गोवा में, ठीक है। उसके बाद में औद्योगिक के लिए जमशेदपुर, खनन के लिए धनबाद, परिवहन के लिए मुगल सराय, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, उसके बाद में आकृति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, ठीक है। तो उससे पहले एक जो फैक्ट है, चार फैक्ट है उनको देख लेते हैं कि नगरीकरण से तात्पर्य एक देश की नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या में आनुपातिक वृद्धि से है, ठीक है। एक है नगर और दूसरा है नगरीकरण, ठीक है। तो अर्बनाइजेशन और अर्बन में बेसिक डिफरेंस क्या है कि फॉर एग्जांपल जयपुर सिटी है उसको बोलते हैं अर्बन, ठीक है, ये एक नगरीय क्षेत्र है, ठीक है। लेकिन जयपुर ऐसा तो है नहीं कि फिक्स है, ठीक है, इस बाउंड्री के बाद जयपुर नहीं बसेगा कभी भी, ठीक है, इन फ्यूचर में, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो नगरीकरण का प्रोसेस है, अर्बनाइजेशन का प्रोसेस है, कहने का मतलब ये लोगों का जो नगरीकरण का जो बढ़ता प्रोसेस है उसको बोलते हैं नगरीकरण, ठीक है। नगर का बढ़ता प्रोसेस है उसको बोलते हैं नगरीकरण। तो आने वाले 20 साल बाद में जयपुर की जो सीमा है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एनसीआर है, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन है, ठीक है। तो ये प्लान आने से पहले दिल्ली को एक सीमित क्षेत्र मानते थे, बाद में इसमें हरियाणा, यूपी और राजस्थान के कुछ जो डिस्ट्रिक्ट है उसको इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है। तो एनसीआर देख लें, ठीक है। फिर आज से 50 साल बाद में हो सकता है कि एनसीआर को और बड़ा बड़ा कर दे, आगरा, जयपुर और ये जो बड़े बड़े शहर है आसपास वाला ये भी एनसीआर में आ जाए, ठीक है। तो इस वजह से ये नगरीकरण एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है। और ये हमेशा जो इसका ग्रोथ है वो होती रहती है। नगरीकरण का प्रमुख कारण ग्रामों से नगरों की ओर स्थानांतरण है, ठीक है। अब जो ग्राम क्षेत्र से नगर क्षेत्रों की ओर जाते हैं लोग हैं वो नगरीकरण में या तो प्लॉट लेके घर बनाएंगे तो वो किसी सिटी के बाहर आसपास वाले रीजन में बनाएंगे। 1990 के दशक के अंत तक 2 से 3 करोड़ मनुष्य प्रतिवर्ष गांव छोड़कर नगरों और शहरों की ओर रहने चले जाते थे, ठीक है, ये फैक्ट है। 19वीं शताब्दी में विकसित देशों में नगरीकरण तेजी से हुआ, ठीक है। अब जो विकसित देशों में जो नगरीकरण का प्रोसेस है वो 19वीं शताब्दी में हुआ, यानी जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ उसके बाद में जैसे ही 19वीं शताब्दी शुरू हुई तो जो विकसित देश है, आज के विकसित देश जैसे अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज है, इनमें 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकासशील देशों में नगरीकरण तेजी से हुआ, ठीक है। तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हुआ उसके बाद में जो विकासशील देश थे, ठीक है, उनमें नगरीकरण का प्रोसेस तेजी से हुआ, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उनमें से ये 2 पॉइंट तो ठीक है बेसिक है, आपको याद कर लेना है कि विकसित देशों में नगरीकरण का प्रोसेस कब हुआ और विकासशील देशों में कब हुआ, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आकृति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, ठीक है। अब आकृति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण क्या है उसको एक बार देखते हैं कि एक नगरीय बस्ती रेखीय, वर्गाकार, तारा के आकार अथवा
जो अर्धचंद्राकार यानी चापाकार हो सकती है। वास्तव में किसी भी नगर की आकृति, वास्तुकला एवं भवनों की शैली वहाँ के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं की देन होती है। ठीक है। अब आकृति किसी भी नगर का जो क्या बोलते हैं उसको, पैटर्न टाइप एक स्ट्रक्चर बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ा था नहीं कि रेखीय प्रकार की बस्तियां बनती है और वर्ताकार बस्तियां बनती है, उसी प्रकार नगरों का भी कुछ पैटर्न क्रिएट होता है। ठीक है। विकसित एवं विकासशील देशों में कस्बे एवं नगर उनके विकास एवं नगर नियोजन में कई प्रकार की विभिन्नताएं रखते हैं। विकसित देश में अधिकतर नगर योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए हैं। ठीक है। अब विकसित देशों में फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो चंडीगढ़ सिटी है, ठीक है, और जयपुर सिटी है, इस टाइप के जो शहर हैं वो एक प्रॉपर पहले उनको एक मान लेते हैं कि A4 साइज पे उनको डिसाइड किया गया था कि सड़क कहाँ पे होगी, कॉलोनी कहाँ पे होगी, ठीक है, जो मेन रोड कहाँ पे होगी, बाजार कहाँ पे होंगे, और उसके बाद में जो पार्क है बीच में वो कहाँ पे होंगे। ठीक है। तो मनोरंजन के लिए तो ये सारी चीज़ें पहले डिसाइड की हुई थी। तो जो यूरोपियन कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल फ्रांस है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, डेनमार्क है, ठीक है, स्विट्जरलैंड है, इटली है, और उसी प्रकार जो यूरोप के सॉरी उत्तरी अमेरिका के कुछ जो नगर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका है, कनाडा है, तो वहाँ पे यदि आप इमेज में गूगल करोगे कोई भी सिटी को तो वो एक निश्चित पैटर्न में आपको बसी हुई दिखेगी। ठीक है। तो वो है विकसित देशों में, ठीक है, अधिकतर योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए हैं, जबकि विकासशील देशों में अधिकतर नगरों की उत्पत्ति ऐतिहासिक है तथा जिनकी आकृति अनियमित है। उदाहरण के तौर पर चंडीगढ़ एवं कैनबरा नियोजित नगर है, जबकि भारत में छोटे कस्बे ऐतिहासिक रूप से परकोटे में बाहर की ओर बड़े नगरीय फैलाव गैर योजनाबद्ध तरीके से विकसित हुए हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जयपुर सिटी है। अब जयपुर सिटी का जो परकोटे में जयपुर है, ठीक है, वो एक कहने का मतलब सिस्टमेटिक वे में डेवलप है। ठीक है। बाजार है, ठीक है, और उसके बाद में जो कॉलोनीज है, और उसके बाद में जैसे जैसे जयपुर फैल रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो अजमेर रोड है, ठीक है, उसके बाद में जो दिल्ली रोड है या इधर आगरा रोड है, ठीक है, तो यहाँ पे अनियमित बस्तियां बसती है। ठीक है। कोई भी सिटी हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिल्ली हो, जयपुर हो, आगरा हो, या बॉम्बे हो, ठीक है, पूना हो, हैदराबाद हो, कोई भी सिटी ले लो। उसके बाद में नेक्स्ट है अदीस अबाबा, ठीक है, यानी नवीन पुष्प। इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा, जैसा कि इसके नाम से विदित हो रहा है, अदीस यानी नया और अबाबा यानी पुष्प, एक नया शहर है जिसकी स्थापना 1878 में हुई। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, कि अदीस अबाबा की स्थापना किस वर्ष हुई। ठीक है। ये आरबीएसई का इस टाइप के फेवरेट क्वेश्चन बनते हैं कभी कभी। ठीक है। तो ये आरबीएसई फर्स्ट ग्रेड है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, या लैब असिस्टेंट है, कोई भी दूसरे एग्जाम है उनके लिए भी। ठीक है। तो डायरेक्ट फैक्ट पूछते हैं आपसे। ठीक है। तो उसके बाद में संपूर्ण नगर पर्वतीय घाटी स्थलाकृति पर स्थित है। सड़कों का प्रारूप स्थानीय धरातल से प्रभावित है। राजकीय मुख्यालय यानी पयाजा, अरात और आमिस्ट किलों से चारों ओर सड़कें जाती है। मर्काटो में बहुत विकसित बाजार है, जिसके विषय में मान्यता है कि उत्तर में काहिरा और दक्षिण में जोन्सबर्ग के बीच ये सबसे बड़ा नगर है। ठीक है। यानी काहिरा कहाँ पे, मिस्र की जो राजधानी है उसको काहिरा बोलते हैं, और जोन्सबर्ग है जो दक्षिणी अमेरिका में एक हीरे की खान के लिए फेमस है, दक्षिणी अफ्रीका में। ठीक है। तो इनके बीच में जो एक मुख्य नगर है वो ये है। ठीक है। कौन सा, मर्काटो। ठीक है। मर्काटो अदीस अबाबा के आसपास का रीजन है या इसी का शहर है। ठीक है, क्षेत्र है। उसके बाद में अदीस अबाबा, जहाँ एक बहुसंकाय विश्वविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय एवं कई अच्छे स्कूल होने की वजह से शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। जिबूती अदीस अबाबा रेल मार्ग का अंतिम स्टेशन है। बोले हवाई अड्डा सापेक्षतः एक नया हवाई अड्डा है, सॉरी। इस नगर का तेजी से विकास हुआ है क्योंकि यह इथियोपिया के मध्य में स्थित है और कई प्रकार के कार्य यहाँ पे संपन्न किए जाते हैं। ठीक है। तो यह है बेसिकली अदीस अबाबा यानी नया शहर। ठीक है, नवीन पुष्प के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पे अदीस अबाबा की कार्य की आप देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो प्लान्ड एरिया है और उसके बाद में जो स्ट्रक्चर है वो एक सिस्टमेटिक वे में है। ठीक है। तो कहीं पे ग्रिड बन रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है अदीस अबाबा की क्षैतिज स्थिति। यहाँ पे ये क्षैतिज स्थिति है। ठीक है, एरियल व्यू है। उसके बाद में कैनबरा। अमेरिकन वास्तुविद वाल्टर बर्ली ग्रिफिन ने 1912 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के लिए एक नगर योजना बनाई थी। भूदृश्य की प्राकृतिक आकृतियों को ध्यान में रखते हुए लगभग 25,000 निवासियों के रहने के लिए इस उद्यान नगर की परिकल्पना की थी। अब अभी कभी आपको एग्जाम में पूछ ले गार्डन सिटी का, ठीक है, गार्डन सिटी का
या ऐसे पूछ लेंगे कि कौन सा शहर है वो गार्डन सिटी की तर्ज पर विकसित किया गया है, तो आपका हो जाएगा कैनबरा। या ऐसे पूछ लेंगे कि कैनबरा किस टाइप की सिटी है, तो औद्योगिक है या प्रशासनिक है या गार्डन सिटी है या नेचुरल लैंडस्केप है। ठीक है, तो नेचुरल लैंडस्केप और गार्डन दोनों ही है। ठीक है, क्योंकि अभी लिखा हुआ है कि भूदृश्य की प्राकृतिक आकृति, यानी नेचुरल लैंडस्केप पर आधारित है, उद्यान सिटी है। ठीक है, तो ये एग्जाम में दूसरी तरफ से क्वेश्चन पूछ लेंगे कि जो कैनबरा को उद्यान नगर की परिकल्पना किसने दी थी। ठीक है, तो ये है वाल्टर बर्ली ग्रिफिन ने। या ऐसे पूछ लेंगे कि कैनबरा को ग्रिफिन ने कब बसाया था। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में 1912 में बसाया था। यहाँ पे पूछ लेंगे कि जो गार्डन सिटी की परिकल्पना सबसे पहले किस राष्ट्र से संबंधित है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, कैनबरा सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वाल्टर बर्ली ग्रिफिन ने 1912 में इसको प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो इसमें प्रमुख 5 केंद्र थे, प्रत्येक का अलग अलग कार्य थे। पिछले कुछ दशकों में कई उपनगर जिसके समीप बसे, जिनके अपने केंद्र नगर में बहुत खुले क्षेत्र है, और कई उद्यान एवं पार्क है। ठीक है, यहाँ पे नियोजित नगर है कैनबरा, यहाँ पे आकारी के देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस है, और उसके बाद में यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है प्रॉपर वे में है। ठीक है, तो ये है जो कैनबरा है। ठीक है, उसके बाद में नगरीय बस्तियों के प्रकार। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम जो टॉपिक है वो नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, क्योंकि आगे फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, डाटा है, तो उनको याद रखना थोड़ा डिस्कस में टाइम लग जाएगा, तो इसको कल करते हैं। ठीक है, चलिए आज के इस सेशन में इतना ही है।